नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। जो कुंडली आज हमने ली है उनका जन्म है 9 अगस्त 2018 का 23:07 यानी रात्रि के 11:07 का जन्म है। न्यू ब्रुंसविक का इनका जन्म है। इनकी इधर लग्न कुंडली है D1, इधर नवमांश कुंडली है और इधर इनका है D10। इन सारी कुंडलियों पर अभी हम एक्सप्लेन इनकी कुंडली को करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में अष्टक वर्ग का भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली पर ही आ जाते हैं। मेष लगन की इनकी कुंडली बनती है। लगन में पहले घर में 1 नंबर की गिनती है। लग्नेश कौन है? मंगल है। कहाँ बैठा है? 10वें भाव में उच्च का बैठा है। ध्यान दीजिएगा, अगर लगन का स्वामी चतुर्थ भाव या 10वें भाव में जाए तो अपने आप में ही बहुत सुंदर योग होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जो लग्नेश है वह उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो ये मंगल इस कुंडली में बहुत ही प्रबल, बहुत ही तगड़ा राजयोग बना रहा है। यहाँ पर मंगल की जो डिग्री है 6 डिग्री का मंगल है इस कुंडली में, और इनकी जो लगन की डिग्री है वो 10 डिग्री का है। लगन कितनी डिग्री का है? 10 डिग्री का। 10 अंश का लगन हुआ और मंगल कितने अंश पर है? 6 अंश पर, यानी लगन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। लगन की डिग्री की तरफ ही मंगल बढ़ रहा है। तो ऐसे में मंगल की 6 डिग्री को देख के घबराना नहीं है। ग्रहों के अंश उनके राशि परिवर्तन में मदद करते हैं। यहाँ पर मंगल की डिग्री लगन की डिग्री से सिर्फ 4 अंश की दूरी पर है, इसलिए यह पूर्ण रूप से राजयोग घटित करेगा। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, अगर मंगल राजयोग बना रहा है, ये जो पहला घर है ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और उसी के साथ आकर के केतु भी बैठ गया, तो केतु मंगल के बल को बढ़ाएगा ही, मंगल के राजयोग को और ही बढ़ाएगा। राहु केतु उत्प्रेरक का काम करते हैं। राहु होता तो यहाँ पे अंगारक दोष बना देता, लेकिन केतु राहु से डिफरेंट भूमिका अदा करेगा, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगलवत है, कुजवत केतु कहा जाता है। तो केतु भी इस मंगल के राजयोग को बढ़ा देगा, यानी यहाँ पर 10वें भाव में बड़ा सुंदर राजयोग बना हुआ है। लग्नेश चतुर्थ भाव में या 10वें भाव में उच्च राशि में जाए तो उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। तो मंगल इनका लग्न अच्छा है। वैसे भी लग्न पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है, ये भी आप जानिए। शुभ ग्रह लगन को देख रहा है, ये भी अच्छी बात है। आगे द्वितीय भाव का विश्लेषण करते हैं। वैसे अगर किसी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो वह राजयोग अगर दुरुस्त है तो वही व्यक्ति को सुखी संपन्न कर देगा, सब कुछ जीवन में दे देगा। किसी की कुंडली में राजयोग है और चतुर्थ भाव कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को घर गाड़ी का सुख नहीं मिलेगा। चतुर्थ भाव से नहीं मिलेगा, चतुर्थ भाव का स्वामी नहीं देगा, तो जो राजयोग बना है वह अपने आप ही दे देगा। अब यहाँ पे मंगल इनको सब कुछ प्रदान करेगा जीवन में। मंगल उच्च का है, मेष लगन है, पराक्रम और वीरता भी इनके अंदर रहेगी, हठी भी होंगे, जिद्दी भी होंगे। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है जो कि 6ठे भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है। द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे में जाए, 6ठे का द्वितीय में जाए तो जीवन में लोन और कर्ज की स्थिति रहती है। चूंकि राजयोग बना है तो इसलिए यह राजयोग इनको दरिद्र नहीं होने देगा, ना ही कभी ऐसा लोन आने देगा जो इनको डिफाल्टर साबित करे। लेकिन अब चूंकि धन भाव का स्वामी 6ठे में है तो इनके ऊपर कर्ज रहेंगे, और मुझे लगता है चूंकि जो ये राजयोग बना है इस राजयोग के कारण बड़ा बड़ा लोन इनके ऊपर रहेगा, और ये लोन निपटा भी लेंगे, क्योंकि गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल ने राजयोग बनाया है, और नवमांश कुंडली में देखिए शुक्र उच्च का भी है। तो यहाँ का जो नीच का दोष है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो, नवमांश में उच्च का हो जाए तो यानी ये बाहर से नीच है लेकिन भीतर से उच्च है। बाहरी स्थिति जो है किसी शरीर की देख के हम देख ले कि यह व्यक्ति बड़ा दुबला पतला है, कमज़ोर होगा,
नौमांस अंदर की स्थिति है, दुबला पतला दिख रहा है, लेकिन जब उससे भिड़ा गया तो पता चला कि इसकी हड्डियों में बड़ा बल है, यानी शुक्र में बल है और यह शुक्र विवाह के बाद काम भी करेगा। हालांकि कर्ज रहेगा जीवन में, क्योंकि केतु की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। अब कर्ज किस लिए रहेगा इसका भी मैं आपको इसी समय को रिलेट करता हूँ। देखिए, दसम भाव में जो मंगल बैठा वो किस राशि में है? चर राशि में है, मकर चर राशि है। और इनके ये चारों ग्रह सूर्य, राहु, चंद्रमा, बुध भी किस राशि में है? चर राशि में है। गुरु किस राशि में है? चर राशि में है। ये जो चार ग्रह यहाँ बैठे हैं चर राशि में बैठ के दसम भाव, कर्म भाव को देख रहे हैं, और कर्म भाव में भी चर राशि है। जो ग्रह दसम भाव में बैठा है वो भी चर राशि में, दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह चर राशि में, दसम भाव को देखने वाले ग्रह चर राशि में, और दसम भाव से दसम में जो ग्रह बैठा है वो भी चर राशि में है। और मंगल इसमें चूंकि राजयोग भी बना लिया है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जब चर राशि की प्रबलता है इनकी कुंडली में, तो ये क्या करेंगे? जीवन में व्यापार करेंगे। नौकरी वगैरह अल्पकालिक कर सकते हैं, लेकिन इनका फाइनल सेटलमेंट व्यापार में होगा, बिजनेस में ही होगा, और उस बिजनेस के लिए यहाँ से कर्ज का योग बनेगा। अब ये जो बुध है ये छठे भाव का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव में जाके बैठा है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित, सिविल से संबंधित कार्यों को करें और उसमें लोन वगैरह चले, क्योंकि मंगल भी उच्च का है केतु के साथ। ये मैकेनिकल का भी संकेत देता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जा सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ दसम में उच्च का है, सूर्य भी सामने है, सेना पुलिस की नौकरी और अच्छा विभाग ये भी इनके लिए अनुकूल है, क्योंकि राजयोग इसमें इतने अधिक है कि ये नौकरी वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि ये इतना बलवान हो गया है मंगल और केतु। नौकरी से वह धन नहीं आएगा जो इस कुंडली से बनता है, इसलिए ये व्यापार में जाएंगे और व्यापार के लिए ही कर्ज बनेगा। इनके भूमि भवन वाहन भी लोन और ईएमआई वगैरह पर रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। धन भाव का स्वामी छठे में गया है, तो ये ऋण वगैरह दिलवाएगा, हालांकि वो सब बिजनेस के लिए ही रहने वाला है। तृतीय भाव का स्वामी बुध है, और तृतीय भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि की। शनि की दृष्टि पड़ रही है, और बुध भी सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हुआ बैठा हुआ है। हालांकि तृतीय भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि क्या है? छोटे भाई बहनों का सुख देने का प्रयास करेगी। शनि रोकता है और बुध अस्त है, तो इनके छोटे भाई बहनों के अभी एक भाई बहन होने की संभावना है। अगर ये इनके माता पिता चाहेंगे तो इस कुंडली से एक सब इनके भाई बहन अभी इनसे छोटे बन सकते हैं। चतुर्थ भाव में ये जो बुध बैठा है ये अस्त है। अस्त ग्रह अगर वक्री हो तो उसके वक्रत्व का भी कोई लाभ नहीं है। बुध इस कुंडली में अस्त है और फिर वक्री हुआ है, इसलिए बुध का अस्त होना यहाँ पे लाभ नहीं देगा। वैसे बुध का यहाँ पर अस्त होना ठीक भी है। छठे भाव का स्वामी है, रोग ऋण भाव का स्वामी है, और तृतीय क्रूर भाव का स्वामी होके अगर अस्त होके बैठा है, बलवान नहीं होने पाया है, तो अच्छा है। यानी जो छठे भाव का स्वामी इसमें गया है ये क्या देता है? रोग देता है। और क्या देता है? ऋण देता है। चतुर्थ भाव किसका है? परिवार का। तो रोग किसे देगा? परिवार को। ऋण किसे देगा? चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? भूमि और वाहन भवन। तो यानी भूमि भवन वाहन के लिए ऋण देगा और परिवार के लोगों को क्या देगा? रोग देगा। लेकिन अब चूंकि ये अस्त हो गया तो रोग देने की क्षमता भी घट गई और ऋण देने की क्षमता भी घट गई। देगा जरूर, लेकिन अब उतना भयानक यानी ज़्यादा रूप में या असहनीय रूप में जो पीड़ित कर दे, ऐसा ना तो रोग दे पाएगा ना ही ऐसा ऋण देगा, चूंकि ये अस्त हुआ है। इस कुंडली में एक सबसे बड़ी कमी जो बन रही है, यहाँ पर जो सूर्य है उसी के साथ में क्या बैठा हुआ? चंद्रमा, और उसी के साथ में क्या बैठा हुआ? राहु। एक तो ग्रहण दोष बनता है जब सूर्य के साथ में राहु हो, दूसरा बनता है जब चंद्रमा के साथ राहु हो। तो किसी कुंडली में सूर्य के साथ होके बनता है, किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ होके बनता है, लेकिन इस कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों के साथ बना है। तो चाहे पितृ दोष बोलिए चाहे ग्रहण दोष बोलिए, यह प्रभावी रूप से इस कुंडली में लागू है, प्रबल रूप से लागू है, जो इनके कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधा, देरी, ये सारी चीज़ें देगा। राहु सूर्य के साथ है तो सरकारी कार्यों में भी अड़चन डालेगा। चंद्रमा के साथ है, मन को भ्रमित करेगा।
तो इनको इस दोष की शांति करानी चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़े तो राहु की वस्तुओं का दान भी कर देना चाहिए। ऊपर से इस ग्रहण दोष की शांति के साथ साथ इन्हें काल सर्प दोष की भी शांति करवा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डिग्री देखते हैं। सूर्य कितनी डिग्री का है? 23 डिग्री का। सूर्य 23 डिग्री का है, चंद्रमा 5 डिग्री का है, बुध यहाँ पर बैठा हुआ है 21 डिग्री का और राहु बैठा हुआ है इस कुंडली में 11 डिग्री का। ध्यान से देखिए, राहु कहाँ पर बैठा हुआ? 11 डिग्री। 11 डिग्री के बाद कौन सी डिग्री आएगी? 21 डिग्री आएगी। और 11 डिग्री के पहले क्या आएगा? 5 डिग्री। यानी ये जो राहु बैठा हुआ है इस कुंडली में, राहु बुध और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ है। सूर्य के पास तब पहुंचता जब ये 21 डिग्री जो है गुरु सूर्य की डिग्री से कम है। तो यानी राहु की स्थिति इन्हीं दोनों के बीच में हुई। 21 से और 5 के बीच में ही क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो सूर्य ग्रहण थोड़ा हल्का है, लेकिन चंद्र ग्रहण यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन प्रभावी होगा इसलिए इनको इसका निदान करवा लेना चाहिए। ग्रहण दोष के साथ साथ काल सर्प दोष की भी शांति करवानी चाहिए। ग्रहण दोष में सूर्य के 31,000 मंत्र जाप करवाएं, चंद्रमा के 48,000 मंत्र जाप करवाएं, फिर हवन करवाएं। और काल सर्प के लिए राहु का 80,000, केतु का 70,000 मंत्र, नाग गायत्री और सर्प सूक्ति का इनके नाम से करके हवन होना चाहिए। फिर यह दोष खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से इनके जीवन में इन दोषों के कारण आने वाली बाधाएं 70% तक खत्म हो जाएंगी। कोई योग कुंडली में बना है तो उसे 100% बदल नहीं सकते हैं। बुधादित्य योग भी बना है, बुद्धि विवेक इसलिए थोड़ा सा काम भी कर जाएगा, अच्छा योग बनेगा। अब यहाँ पे संतान भाव का अगर हम देखें, संतान भाव का स्वामी सूर्य 4th भाव में है। ऐसा नहीं है कि राहु के साथ है तो संतान नहीं होगी, क्योंकि अन्य स्थितियां भी बिगड़नी चाहिए थी। तो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के ही घर में, गुरु भी केंद्र में बैठा हुआ है और मंगल की 5म भाव पे मित्र दृष्टि है। तो इसलिए संतान में भी इस कुंडली में कोई बाधा नहीं है। 6ठे भाव में इनका शुक्र बैठा हुआ है, जो कि 7म भाव का स्वामी भी है। यानी पत्नी भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में बैठा है, और वो भी नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। और 7म भाव में गुरु बैठा हुआ। 7म भाव में गुरु जो है थोड़ा स्थान हानि करने का प्रयास करता है। तो और गुरु इनके भाग्य का भी स्वामी है। भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? 7म भाव में। यानी भाग्योदय कब होगा? विवाह के बाद होगा। अगर भाग्य का स्वामी संतान भाव में जाए तो संतान के बाद। तो इसी प्रकार से जानना चाहिए कि इनका भाग्योदय एक तो विवाह के बाद होगा, और विवाह के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। 7म का स्वामी 6ठे में आकर के नीच राशि में बैठा है, और ये किस चीज़ का भाव है? रोग। इनकी पत्नी को कुछ ना कुछ रोग और तकलीफ परेशानी देगी। झगड़े का भी भाव है, इनकी पत्नी कुछ झगड़ालू स्वभाव की भी बनेंगे, क्योंकि जब भी सप्तमेश खष्टम में जाता है तो ऐसे जातक की पत्नियां बोलने में वाचाल होती हैं, निडर होती हैं, जवाब तड़ातड़ देती हैं। तो ये 2 चीज़ें बनेंगी, इसलिए कुंडली मिलान कर लेना चाहिए। चूंकि शुक्र नवमांस में उच्च का है, इसलिए नीच का दोष कुंडली मिलान करके बढ़िया से खत्म किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। इनके नवमांस कुंडली के 4th भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो कि एक शुभ ग्रह है। राहु भी बैठा है, केतु की भी दृष्टि है, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि बनी हुई है यहाँ पे, और शुक्र भी उच्च का है, इसलिए नवमांस के 4th भाव से वैवाहिक सुख देखते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि और इस भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होना बताता है कि सप्तमेश का 6ठे में जाना ये चीज़ प्रभावी कम है। तो अगर गण दोष नहीं रहेगा, ग्रह मैत्री नहीं रहेगी, ग्रह मैत्री रहे, लग्न मैत्री रहे, तो इनका विवाह अच्छा चल जाएगा। 8म भाव का स्वामी मंगल है, जो कि 10म भाव में उच्च का बैठा है, जो कि लग्नेश भी है। लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह है और दोनों चर राशि में हो गए। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश भी चर राशि में है तो आयु क्या आ जाती है? दीर्घायु आ जाती है। ऊपर से चंद्रमा को भी देख लीजिए, चंद्रमा भी चर राशि में है, यहाँ से भी क्या आया? दीर्घायु। और मृत्यु के कारक 8म भाव के कारक शनि को देखेंगे तो किस में है? द्विष भाव में है। तो यानी दीर्घ आयु में इनको मध्यम आयु मिलने वाली है। यानी दीर्घायु जो है कैटेगरी, उसमें दीर्घायु वाले में मध्यम मिलेगा। यानी आयु इनकी बड़ी अच्छी होने वाली है। वैसे भी 7म में गुरु है, केंद्र का गुरु अगर पड़ता है तो आयु वृद्धि का नियम लागू होता है। तो पूर्ण आयु जाएंगे, मतलब बिना कुछ सोचे विचारे, बिना दशाओं को देखे, या बोला जा सकता है कि लाइफ 80
के प्लस ही जाएगी। अन्य उसके बाद जब 80 के बाद की कोई दशा आएगी अंतरदशा मारक वाली, तब 80 के बाद ही इनकी लाइफ जाने वाली है। नवम भाव में शनि बैठा हुआ है और इस शनि को देखिए, क्या कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। अगर नवम भाव में अकेला शनि बैठ जाए, कौन सा ग्रह बैठ जाए? अकेला शनि बैठे, या नवम भाव में अकेला कौन सा ग्रह बैठे? चंद्र, और उस पे किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति सन्यासियों में राजा होता है, ऐसा लिखा गया है। ज्योतिष रत्नाकर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। अब यहाँ पे शनि है, शनि के ऊपर किसी की पूर्ण दृष्टि नहीं है और शनि यहाँ पर अकेला भी है, कोई और नहीं है। तो हमको अब जो यहाँ पे शनि का विश्लेषण करें और शुक्र का करें तो पारिवारिक जीवन रहेगा, दाम्पत्य रहेगा, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ इनके जीवन में ऐसा होगा कि ये जीवन के पुरुषार्थ को, जीवन में कर्म को, कुछ ऐसा कार्य क्षेत्र इनको मिल जाएगा जिससे ये समाज के लिए इतने उपयोगी हो जाएंगे कि इनका दिल दिमाग उसी में लग जाएगा। रुपया पैसा बहुतायत होने के बावजूद भी ये मन से सन्यासी रहेंगे और समाज सेवा की भावना बड़ी अच्छी रहेगी। तीर्थाटन करेंगे, देशाटन करेंगे और मन में वैराग्य का भाव भी इनके उत्पन्न होगा। जब शनि एक्टिवेट होगा तो यहाँ का शनि इनको राजा में सन्यासी, मैंने बोला सन्यासियों में राजा, यानी अपने घर परिवार मोह माया की तरफ ध्यान देने के बजाय समाज के लिए कुछ उपयोगी करते हुए कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना में ये लीन हो जाएंगे। मेष लगन है इसलिए भी। दसम भाव में मंगल केतु की युति उत्तम राजयोग है, मैंने बता ही दिया। दशमेश और एकादशेश शनि है। गुरु की राशि में शनि हमेशा अच्छा फल देता है, यानी ये दोनों भाव भी उत्तम हो गए। 12वें भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, वो आकर के बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी भी खराब है। तो इसलिए यह इंडिकेशन मिल रहा है कि दाम्पत्य को सुधारना पड़ेगा। दाम्पत्य में जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े इनकी अभिरुचि दाम्पत्य के प्रति कम हो सकती है, तो इसलिए अच्छी कुंडली मिलान करके ही विवाह करना होगा। D9 चार्ट अगर आप देखेंगे तो D9 चार्ट का जो लग्न है कर्क लगन है। लगन में कोई ग्रह नीच का नहीं है, यानी मंगल नहीं बैठा है, और लग्नेश भी सूर्य राजा की राशि में बैठा हुआ है, यानी इनकी पत्नी का स्वभाव और मन अच्छा रहेगा क्योंकि शुभ ग्रह लगन का स्वामी हो रहा है, और जो लगन का स्वामी चंद्रमा बन रहा उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, यानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की पत्नी इनको प्राप्त होने वाली है। शुक्र भी उच्च का सपोर्ट नवमांश में दे रहा है, तो वैवाहिक जीवन भी लगभग सामान्य है और अच्छी पत्नी मिलने का संकेत भी है। जहाँ तक कार्य व्यवसाय का सवाल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन या कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ से ये समाज के लिए बड़े उपयोगी हो जाए, यानी इनकी कुंडली में नौकरी नहीं है, इनकी कुंडली में नौकरी का योग नहीं है। नेता बनने का भी योग है, सूर्य सामने है, मंगल भी सामने है। सूर्य मंगल दोनों का दशम पे प्रभाव है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में इनका नाम आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक के कारक है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों पे इनका प्रभाव रहेगा, इनका नाम, इनके कार्यकाज का बखान आना है टीवी पर भी। और इस हिसाब से अगर हम इनकी कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस करें तो काल सर्प दोष जो बना हुआ है और पितृदोष और नवम भाव का शनि, ये इनको वैरागी जरूर बनाएगा। इनका मन जो है वैराग्य की भावना से भर जाएगा और इनके दिमाग में ये चीज़ बस जाएगी कि दान दया धर्म पुण्य यही जीवन का लक्ष्य है, और इस चीज़ में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। दशमांश कुंडली का भी विवेचन करते हैं, चूँकि अगर लग्न कुंडली का दशम भाव मजबूत है और दशमांश में भी मजबूत मिल जाए तो पूछना ही क्या है। दशमांश का लग्नेश कौन है? चंद्रमा है, और चंद्रमा की स्थिति इस कुंडली में ठीक ठाक है। गुरु के साथ ही दशम भाव में बैठ के गजकेसरी बना रहा है। लग्नेश और नवमेश की युति हो गई दशम भाव में, यहाँ गजकेसरी बन गया, यहाँ भी महान राजयोग है, लगन भी पीड़ित नहीं है। ऊपर से सूर्य के सम्मुख चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा अगर सूर्य के सम्मुख हो तो बलवान हो जाता है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। सूर्य का नीच भंग हुआ है क्योंकि सूर्य जिस राशि में बैठा है शुक्र की, वह शुक्र इस कुंडली में नहीं, ये तो शनि है, नीच भंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे सूर्य के नीच भंग का दूसरा तरीका देखते हैं। क्या जिस राशि में सूर्य उच्च का होता है, किस राशि में होता है?
मेष राशि में होता है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल स्वराशि का है लेकिन केंद्र में नहीं है, शुक्र भी केंद्र में नहीं है, सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ है, हालांकि इससे इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। उसका कारण ये है कि जब सूर्य अकेला होता है नीच राशि में तो बहुत बुरा देता है। यहाँ पर सूर्य के सामने गुरु है, सूर्य के साथ बुध भी बैठा हुआ है, तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो सरकारी कामकाज में बाधा डालेगा। लेकिन अन्य चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। मंगल भी स्वराशि का है, देख लीजिए यहाँ पर शनि भी भाव वर्गोत्तम है, सूर्य भी भाव वर्गोत्तम है, सूर्य लग्न कुंडली में भी चतुर्थ में है, दशमांश में भी चतुर्थ में है, बुध चतुर्थ में है, बुध यहाँ भी चतुर्थ में है, शनि यहाँ नवम में है, शनि यहाँ भी नवम में है। तो भाव वर्गोत्तम होने का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इनको कैरियर के मामले में। ओवरऑल प्रेडिक्शन जो है इनका कैरियर बहुत ही अच्छा होगा, व्यापार करेंगे, ये व्यवसायिक होंगे, नौकरी का योग नहीं है, या तो कोई बड़े बिल्डर बन जाएंगे या नेता मंत्री बन जाएंगे, या बहुत ही बड़ा ऊंचा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में कमा लेंगे। दूसरा, इनका जो दाम्पत्य है, ये दाम्पत्य इनका ठीक रहेगा, सामान्य चलेगा, लेकिन बाद के दिनों में दाम्पत्य की जिम्मेदारी पूरी करके ये दाम्पत्य पे उतना ध्यान दे करके ध्यान नहीं देंगे कि मतलब सिर्फ बेबी और बच्चों में उलझे रहने वाली ये कुंडली नहीं है, उसके बाहर की कुंडली है। बाहर निकलेंगे भोग विलास से, मोह माया से, और अच्छा कुछ न कुछ समाज के लिए उपयोगी करके बहुत अच्छा नाम कमाने वाले हैं। अब आ जाते हैं इनके अष्टक वर्ग की कुंडली पर। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में बना देता हूँ, फिर आपके इनके देखिए मेष लगन की कुंडली है तो अष्टक वर्ग में भी मेष रहेगा। लगन इनका जो है उसमें 31 पॉइंट्स हैं। अब देखिए लगन भी मजबूत है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और लग्नेश भी मजबूत है। अगर लग्न लग्नेश मजबूत है और लगन में 31 पॉइंट्स भी मिल गया तो यानी लग्न कहीं से कमजोर ही नहीं है। लग्न में 31 पॉइंट्स मतलब 28 पॉइंट्स क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। 28 से डाउन हो तो बिलो एवरेज, 28 से ऊपर हो तो अबव एवरेज। तो अबव एवरेज है 30 से अधिक जहां पर बिंदु मिल जाते हैं व्यक्ति के जीवन में वह भाव ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी इनका व्यक्तित्व इनके जीवन में काफ़ी प्रभावी रहेगा। दूसरे भाव में 38 पॉइंट्स मिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, यानी यहाँ पर धन का बड़ा अच्छा योग है, और धन भाव का स्वामी छठे में है। बड़ा कर्जा भी रहेगा और इनके पास बड़ी सेविंग भी रहने वाली है। तीसरे भाव में इनके 22 पॉइंट्स मिले हुए हैं, यानी मेहनत थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, मेहनत उतना अधिक, शारीरिक श्रम करने की क्षमता कम रहेगी। चतुर्थ भाव में इनके 31 पॉइंट्स बने हैं, यानी चतुर्थ भाव का फल ज़्यादा इनके जीवन में परिलक्षित होगा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी ये सब मिलेगा, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, धन इनके पास भंडार भरा रहेगा। और यहाँ पर 27 पॉइंट्स हैं जो कि एवरेज से थोड़ा कम है, यानी संतान से इनको बहुत अच्छा उम्मीद नहीं करना चाहिए कि संतान इनको बहुत कुछ दे देगा साथ और सहयोग। वैसे भी संतान भाव का स्वामी ग्रहण दोष में है, तो संतान तो होगी लेकिन संतान से ये उम्मीद नहीं रखेंगे। यहाँ पर 33 पॉइंट्स हैं, रिपु भाव में 33 पॉइंट्स हैं, शत्रु भाव में, यानी बलवान हो गया, और शत्रु भाव में नीच का ग्रह भी बैठा है शुक्र। इस छठे भाव में शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं है, यहाँ पर एक तो शुभ ग्रह हो गया ये बिगड़ गया, और छठे भाव में अधिक बिंदु का होना भी नहीं अच्छा है। शुक्र कैसा है, नीच का है, तो इनके नीच प्रवृत्ति वाले शत्रु रहेंगे, और कुछ शत्रु इनकी स्त्रियां रहेंगी, नीच प्रवृत्ति की स्त्रियां, यानी स्त्रियों के मैटर में इनको सावधान रहना है। जहाँ पे बात किसी स्त्री की आ जाए, वाद विवाद की, मुकदमे की या झगड़े की, चाहे वो कार्यस्थल हो या कहीं भी हो, तो स्त्रियों से इनको बचना चाहिए। पंगा लेने से हाथ जोड़ के प्रणाम करें और अपनी गलती मान के किनारे हो जाएं, क्योंकि स्त्रियों के मैटर में अगर लड़ाई झगड़ा ये करेंगे, सामने वाली प्रतिद्वंदी कोई लेडी रहेगी तो इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। सप्तम भाव में इनके 25 पॉइंट्स बनते हैं। अब यहाँ पे सप्तम भाव में 25 पॉइंट्स हैं, एवरेज से थोड़ा कम है, गुरु बैठा, शुक्र नीच का है, इसीलिए मैं इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा एवरेज से कम ही आंक रहा हूँ, शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ। अष्टम भाव में इनके 24 पॉइंट्स हैं, ये अच्छा है। 6, 8, 12 में कम ही पॉइंट्स रहे तो ही अच्छा है, तो 28 पॉइंट्स होना आयु के लिए अच्छा हो जाएगा। भाग्य भाव में इनके 25 पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट्स हैं, यानी भाग्य भी थोड़ा एवरेज से कम साथ देने वाला रहेगा, हालांकि भाग्य लग्न कुंडली से अच्छा बन रहा है, साथ देगा। कर्म भाव में इनके 25 पॉइंट्स हैं,
जो कि बिलो एवरेज है, यानी कर्म कम ही करेंगे लेकिन सारा सुख अधिक से अधिक मिल जाएगा। यहाँ पर इनके 32 पॉइंट्स। अब देखिए कर्म भाव में कितना है 25 है और लाभ में कितना है 32। कर्म में ये 25 न्यूटन का बल लगाएंगे तो रिजल्ट इनको कितने न्यूटन का मिल जाएगा 32 न्यूटन का रिजल्ट पाएंगे। और व्यय भाव में 24 है, यानी ध्यान से देखिए इनको कर्म कम करेंगे लाभ अधिक पाएंगे और उस लाभ से भी कम व्यय होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, जो धन भाव है इसमें पॉइंट्स और लाभ भाव के पॉइंट्स दोनों को जोड़िए, बहुत अधिक है। लाभ और व्यय के पॉइंट्स आप जोड़ लीजिए और फिर छठे का और 12वें का पॉइंट्स देख लीजिए कौन सा सबसे अधिक हो रहा 38 और 32। 8 2 10 के शून्य, हाथ लगा 1, 3 3 6 1 7। धन भाव और लाभ भाव में कितने हैं 70 हैं। अब आपको 12वें और छठे का जोड़ लेना चाहिए। अगर छठे और 12वें का योग अधिक होगा तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होगी वो सम चलेगी, बहुत अप नहीं होगा, डाउन भी नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे और एकादश के भावों का योग अधिक होगा इन दोनों भावों की अपेक्षा तो जीवन में अप ही चलेगा आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पे 3 है 4, 4 3 7 और 3 2 5, 57 ही सिर्फ हो रहा है। और ये इससे बहुत आगे है, चूँकि ये पॉइंट्स हैं 2-4 पॉइंट्स का अंतर ही बहुत मायने रखता है, यहाँ पर काफ़ी अंतर है। तो इसलिए इनका जो धनार्जन है, धन का बचत है, धन का आगमन है, ये सब जीवन में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल इनकी कुंडली अच्छी है। इनके माता पिता को सलाह दी जाती है पहले तो इसकी शांति करा ले और बाद में अधिक उम्र होने पर जब बालक युवा होने लगे तो शुक्र की भी शांति करवा लेना चाहिए। शुक्र का जप और दान भी करें, चूँकि इस कुंडली का मार्केश भी शुक्र है और नीच राशि में बैठा हुआ है। शुक्र के नीच होने से व्यक्ति को गुप्तांगों में समस्या और जैसे पौरुषता में कुछ कमी आ जाती है उम्र के साथ में, तो इसलिए शुक्र पे विशेष ध्यान देना होगा। इनका शुक्र ही विशेषता वीक है। स्टोन की अगर बात करें तो इनके लिए चंद्रमा का स्टोन एक मोती पहना देने से पढ़ाई में मन अधिक लगेगा और सूर्य का एक स्टोन माणिक्य पहना देना है, मतलब मोती और माणिक्य ये 2 स्टोन इनको पहना के रखना है। राहु के लिए समय समय पे दान कराते रहें, शुक्र के लिए समय समय पे दान कराते रहें इनकी वस्तुओं का।